आज से 15 साल पहले जब मैं भी एक नौजवान था और मुझे एक नई नई नौकरी मिली थी, तब मैंने तय किया था कि मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और मैं भी पैसे बनाऊंगा। पर जब मैंने दो तीन लोगों को अप्रोच किया कि मुझको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सिखा दो, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। इसीलिए जब RS5502 ने कहा कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे एक एब्सोल्यूट बिगनर स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग के बेसिक सीख सके, तो मैंने कहा, नेवर फियर, समता इन्वेस्टिंग इज हियर। और मैंने आपके लिए बनाया स्टॉक मार्केट का निचोड़। इस वीडियो में अगले 15 मिनट में मैं आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स का सब कुछ सिखा दूंगा। यहाँ तक कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई बेसिक्स का वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय अगले 15 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आपका पैसा, आपका रिस्क। स्टॉक मार्केट क्या है? इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में जाके वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में जाके आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। और जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, तब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर यानी उस स्टॉक के मालिक हो जाते हैं। क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? देखिए, जुआ तो क्रिकेट में भी लगाया जाता है, पर उससे क्रिकेट जुआ नहीं हो जाता। मुझे याद है जब इंडिया में नए नए शॉपिंग मॉल खुले थे और उन शॉपिंग मॉल्स में एस्केलेटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एस्केलेटर्स वो सीढ़ियाँ होती हैं जो अपने आप आपको ऊपर पहुंचा देती हैं या नीचे ले आती हैं। तो नीचे बैठे कुछ बच्चे इस बात की शर्त लगाते थे कि चढ़ने वाले लोग सही में चढ़ पाएंगे या गिर जाएंगे। तो अगर आपकी फितरत में बैटिंग है, तो बैटिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है? देखिए, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। स्टॉक मार्केट में सेविंग्स नहीं होती हैं। ये मत सोचिएगा कि आप अगले 3 साल या 4 साल के लिए अपना पैसा यहाँ पे सेव करेंगे और 5वें साल में पैसा विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि क्या 5वें साल में मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे गिर जाएगा। स्टॉक मार्केट में मंथली इनकम भी नहीं बनती है, क्योंकि हर महीने मार्केट की मूवमेंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेना पॉसिबल नहीं है। क्या पता अगले 6 महीने के लिए मार्केट नीचे जाए, तो उसमें आप मंथली इनकम कैसे बनाएंगे? स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरेट होती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे अपना पैसा 3 साल, 5 साल, 10, 15 या 20 साल के लिए अच्छी अच्छी कंपनियों को खरीदने में लगा देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ बना लेंगे। स्टॉक मार्केट में किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका शॉर्ट आंसर है सबको। चाहे आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये हो या 1 लाख रुपए हो, स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियां, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी कंपनियां खरीदना शुरू कर दीजिए। अगर आप 28 साल के हो गए हैं और आपने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है, तो आप 10 साल ऑलरेडी लेट हैं। मैंने खुद 36 साल की उम्र में इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू की है, पर वो तो अलग स्टोरी है, किसी और दिन बताऊंगा। असली सवाल तो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है खुद से। अगर आपकी एक डे जॉब है जिसमें आप 9, 10, 11, 12 घंटे दे देते हैं, अगर आपके पास बीवी बच्चे हैं और माँ बाप है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, अगर आपको दूसरी सोशल ऑब्लिगेशंस निभानी है, शादियों में जाना है, वीकेंड्स में जाना है, वेकेशंस में जाना है, बेसिकली अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। दूसरी तरफ अगर आप हफ्ते के 2, 4 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं, जब आप बैठ के किसी स्टॉक को ठीक से स्टडी करके उसमें पैसा लगा सकते हैं, तो आप सेल्फ इन्वेस्ट कीजिए। एक और बात आती है टेम्परामेंट की। अगर आप छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट के उतार और चढ़ाव को झेल नहीं सकते, तो बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए। वैसे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो टेम्परामेंट है या स्वभाव है, वो धीमे धीमे आदमी खुद ही सीख लेता है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी 10-20 लाख रुपए लेके स्टॉक मार्केट में नहीं आता। शुरुआत करते हैं 2-4 हज़ार रुपए से, 5 हज़ार रुपए से, और जैसे जैसे हमारी मार्केट की समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसमें बढ़ाते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए दो क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉन्फिडेंस और दूसरा है कॉमन सेंस। इसके अलावा एक क्वालिटी है जो आप में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और वो है लालच। अगर आप लालच करेंगे तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें कहा था कि एक अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और वो बात बिल्कुल सही है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो स्टॉक मार्केट, ये दुनिया, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। फिर आपके साथ अगर कुछ बुरा भी होता है, तो वो भी अच्छे के लिए होगा।
इस पॉइंट तक आपको स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक्स बातें तो समझ में आ गई होंगी और क्या ये आपके लिए सही है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ एडवांस चीज़ों की। स्टॉक मार्केट में कंपनियां अपने शेयर्स क्यों बेचती हैं? मान लीजिए वाजपेयी जी के पास एक बिजनेस है 1 करोड़ रुपए का और वो इस बिजनेस को ग्रो करना एक्सपैंड करना चाहते हैं। वाजपेयी जी को एक नई ब्रांच खोलनी है, उसमें नए एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं और मशीनरी की भी ज़रूरत होगी। तो इसके लिए वाजपेयी जी को 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब उनके पास तीन ऑप्शंस हैं। या तो वो बैंक से 25 लाख रुपए का लोन ले लें और उस पर इंटरेस्ट पे करें, या तो वो एक पार्टनर ढूंढ ले जो उनको 25 लाख रुपए दे सकता है और उसको अपने बिजनेस में हिस्सा दें, या तो वो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके उसके एवज में शेयर्स इशू करके उन शेयर्स को बेच सकते हैं। अब वाजपेयी जी ने अपनी 1 करोड़ की कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया, 75 लाख रुपए के शेयर्स अपने पास रखे और 25 लाख रुपए के शेयर्स उन्होंने मार्केट में बेचने का तय कर लिया। एक शेयर की कीमत हो गई मान लीजिए 1,000 रुपए। अब मार्केट में बैठे इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि वो वाजपेयी जी के बिजनेस को एनालाइज करें और अगर उनको वो बिजनेस अच्छा लगे तो अपने अपने हिसाब से हर कोई उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। कोई 1,000 रुपये का एक शेयर खरीदेगा, किसी के पास 10,000 रुपये हैं तो वो 10 शेयर्स खरीद लेंगे और हर आदमी अपने अपने हिसाब से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। इस तरह से वाजपेयी जी को उनकी ज़रूरत भर पैसे मिल जाएंगे और इन्वेस्टर्स को उनका हिस्सा। आगे जाके वाजपेयी जी चाहें तो जिन शेयर्स को उन्होंने बेचा है उसको वापस भी खरीद सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टॉक्स और शेयर्स कहाँ खरीदे बेचे जाते हैं? स्टॉक्स और शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। भारत में करीब 13 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से मेन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 2,000 कंपनियां लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,200 के ऊपर कंपनियां लिस्टेड हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं जो सिर्फ किसी एक एक्सचेंज में आपको मिलेंगी। लेकिन आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक ब्रोकर की। ब्रोकर मतलब दलाल। आजकल दलाल शब्द को एक नेगेटिव कॉनोटेशन में देखा जाता है, लेकिन दलाल का मतलब होता है बिचौलिया यानी ब्रोकर, जो आपको शेयर्स खरीदने बेचने में मदद करता है। भारत में इस समय हजारों स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स हो गए हैं, जिसमें से मेन है HDFC, ICICI, जीरोधा, 5 पैसा, एंजल वन जैसे। HDFC को बहुत सारे लोग सिक्योर मानते हैं क्योंकि ये भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। ICICI में मैंने सुना है कि उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मेरा स्टॉक ब्रोकर है जीरोधा, जिसके साथ मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे इनका प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, इनके चार्जेस भी कम है और इनकी कस्टमर सर्विस भी ठीक ठाक है। इनमें से कोई भी कंपनी इस वीडियो की स्पॉन्सर नहीं है, पर मैंने अपने जीरोधा का अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट खोलेंगे तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो बहुत सारे बिगनर्स को नहीं पता है, पर उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अभी तक ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे कि ये बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। देखिए, जैसे आपके पास एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप अपना पैसा जमा करते हैं, उसी तरह जब आप किसी ब्रोकर के साथ रजिस्टर करते हैं तो वो आपके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है और आपके लिए एक डीमैट अकाउंट खोलता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप वो पैसा जमा करेंगे जिससे आपको शेयर्स खरीदने और बेचने हैं, और जिन शेयर्स को आप खरीदेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक अकाउंट में है 1 लाख रुपए, जिसमें से आपने 10,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए शेयर्स खरीदने के लिए। आपने एक कंपनी का नाम है फलाना ढिमकाना, सेलेक्ट की जिसके शेयर्स को आपको खरीदना है। एक शेयर की कीमत है 10,000 रुपये। तो आप जब शेयर खरीदेंगे, 10,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट से फलाना ढिमकाना को चला जाएगा और फलाना ढिमकाना का एक शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएगा। आगे जाके फलाना ढिमकाना के शेयर की कीमत बढ़ के 15,000 रुपये हो जाती है और आपने तय किया कि अब मैं जो शेयर 10,000 में खरीदा हूँ उसको मैं बेच दूंगा। तो वो एक शेयर वापस चला जाएगा फलाना ढिमकाना को और 15,000 रुपये जमा हो जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। जब भी आप चाहें आप उस 15,000 रुपये को ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉ करके वापस अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें थोड़े बहुत चार्जेस भी होते हैं, जैसे ब्रोकर के चार्जेस, NSE BSE के चार्जेस,
सर्विस चार्जेस जो बहुत माइनर होते हैं। डिपेंड करता है आपका ब्रोकर कौन है। अब अगला इम्पॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे बिगनर्स पूछते हैं, क्या ब्रोकर आपका पैसा लेके भाग सकता है? इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है जिसमें सारे स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को अपने आप को रजिस्टर करना होता है, और अगर कोई ब्रोकर आपका पैसा लेके भागना चाहे तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे जो पैसा है, सिर्फ उस पैसे पे ब्रोकर का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। जब आप कोई भी शेयर खरीद लेते हैं तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाता है, और आपके डीमैट अकाउंट का ब्रोकर से कोई लेना देना नहीं। डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स डिपॉजिटेड होते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं CDSL और NDSL में। ये इंडिया की ऑफिशियल डिपॉजिटरीज हैं। और मान लीजिए आपका ब्रोकर बंद भी हो गया तो आप अपने डीमैट अकाउंट को किसी नए ब्रोकर के साथ लिंक कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को उस नए ब्रोकर के साथ लिंक कर सकते हैं। कल को अगर आपको कोई नया ब्रोकर पसंद आ जाए जिसकी सर्विसेज और चार्जेस आपको बेटर लगते हैं तो आप अपने ब्रोकर को चेंज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको अभी तक इस वीडियो में जो बताया है उसको समराइज करना चाहता हूँ। अगर आपने तय कर लिया है कि स्टॉक मार्केट में आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले 3 स्टेप होते हैं। एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना, उसमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलना, और उसमें पैसा जमा करना। इसके बाद आता है अगला स्टेप जो होता है कि एक अच्छी कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें। एक अच्छी कंपनी को स्क्रीन करने के लिए 3 तरह के एनालिसिस होते हैं: बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ऑल्दो ये तीनों एनालिसिस काफ़ी सिंपल हैं, इनको 2 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। लेकिन 2 मिनट में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शेयर की प्राइसेस ऊपर और नीचे कैसे जाती हैं। शेयर की प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़ती कि कंपनी अच्छी है, और शेयर की प्राइसेस इसलिए भी नहीं बढ़ती कि कंपनी प्रॉफिट में है। बहुत बार ऐसी कंपनियां होती हैं जो बहुत अच्छा बिजनेसेस कर रही होती हैं, लेकिन 3 4 5 साल के लिए उसकी शेयर प्राइस ऊपर ही नहीं जाती। शेयर की प्राइस तब बढ़ती है जब उस शेयर की डिमांड हो। अभी कुछ महीने पहले मार्केट में टमाटर की प्राइसेस आसमान छू रही थी। उसका रीज़न क्या था? टमाटर की पैदावार कम हुई जिसकी वजह से उसकी सप्लाई मार्केट में कम थी और डिमांड ज़्यादा, इसीलिए टमाटर की प्राइसेस बढ़ गई। इसी तरीके से जब मार्केट में किसी कंपनी के शेयर के प्रति लोगों का इंटरेस्ट जाग जाए और कई लोग उस शेयर को खरीदना शुरू कर दें तो शेयर के दाम बढ़ने लगते हैं। और उसी तरह अगर किसी कंपनी के शेयर्स को लोग बेचना शुरू कर दें तो उसके शेयर की प्राइस गिरने लगती है। सिंपल भाषा में, जिस कंपनी के शेयर के लिए बायर्स ज़्यादा होंगे उसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और जिस कंपनी के शेयर्स के लिए सेलर्स ज़्यादा होंगे उस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरेगी। जब आप किसी कंपनी के शेयर को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं तो जो पैसा आप कमाते हैं उसको कहते हैं प्रॉफिट या कैपिटल गेन्स। लेकिन कैपिटल गेन्स के अलावा भी 2 3 तरीके हैं जिससे आप फ़ायदा कमा सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है डिविडेंड, फिर होते हैं बोनस शेयर्स, और फिर होता है स्प्लिट। जब कोई कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही होती है तो वो डिसाइड करती है कि अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी, और इसको कहा जाता है डिविडेंड। ये पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है। कभी कभी कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में तय करती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने तय किया कि वो 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर्स देगी। इसका मतलब हर 5 शेयर के लिए आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा। अगर आप कंपनी के 10 शेयर्स रखते हैं तो आपको 2 शेयर्स बोनस में मिलेंगे। कभी कभी कंपनियां 1:2 के रेशियो में भी बोनस देती हैं, कभी कभी कंपनियां 1:1 के रेशियो में भी बोनस देती हैं। ये रेशियो वेरी कर सकता है। जब कंपनी ये तय करती है कि वो अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स के नंबर्स को बढ़ाना चाहती है तब वो अपने शेयर्स का स्प्लिट करती है। आपको पुराने एग्जाम्पल में याद होगा, वाजपेयी जी ने 1,000 रुपए के 2500 शेयर्स इशू किए थे। मान लीजिए वाजपेयी जी तय करते हैं कि 1,000 रुपए का एक शेयर बहुत महंगा है और इससे उनको बायर्स नहीं मिलेंगे, तो वो अपने शेयर्स को स्प्लिट कर सकते हैं और 2500 शेयर्स को वो स्प्लिट करके 5,000 शेयर बना सकते हैं, जिसमें एक शेयर की कीमत हो जाएगी 500 रुपये। शेयर्स को खरीद के उनको अपने डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करने को कहते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अगर किसी शेयर को खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में 2 4 हफ्ते रखा, कुछ महीने रखा और बेच दिया तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और अगर उस शेयर को खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में 100 में से 99 लोगों का प्रॉफिट होता है,
और ये प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें 100 में से 99 लोग लॉस करते हैं। उनको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, कमोडिटीज़, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या कमोडिटीज़ में घुसेंगे तो आपकी दुकान बिक जाएगी, और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में घुसेंगे तो आपका मकान बिक जाएगा। इसलिए एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली अगर आप न्यू हैं, कि इन चीज़ों में बिल्कुल ना घुसिएगा। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए। आप भी पैसा बनाएंगे, मैं भी पैसा बनाऊंगा, हम साथ साथ पैसा बनाएंगे। और जब हम लोग साथ साथ पैसा बनाएंगे तो उस पैसे पे हमको पे करना होगा टैक्स। ये है इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। जो प्रॉफिट हम स्टॉक मार्केट में कमाते हैं उस पे दो तरह का टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब, अगर आपने कोई शेयर खरीद के उसको 1 साल के अंदर बेच दिया और उस पे लगता है 15% का टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है, अगर आपने किसी शेयर को खरीद के उसको 1 साल के बाद बेचा और उस पर लगता है 10% टैक्स। और ये टैक्स लगता है अगर आपने प्रॉफिट कमाया हो। बाई चांस आपने किसी शेयर पे लॉस किया हो तो उस पर कैसा टैक्स। तो ये था फ्रेंड्स ओवरऑल स्टॉक मार्केट का निचोड़। आई होप आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आई है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस को आने वाले वीडियोस में आंसर करूंगा। हमेशा की तरह मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।